सुनिए, अब आपके सामने यह दिया गया है, संस्कृत में एक गद्यांश है। तो केवल देखिए उत्तर बताने से नहीं है कि यह गद्यांश आपको, अच्छा ये गद्यांश जो है कोई जरूरी नहीं है कि यही गद्यांश आया है। तरीका जानना है कि सुनिए, संस्कृत गद्यांश से मात्र 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो घटनाक्रम है, पूरी बात समझिए, ये जो घटनाक्रम है, बात समझने की कोशिश करिए। इस गद्यांश का मतलब नहीं है कि इस गद्यांश का आपको अर्थ बताना है। ये आप ये समझिए कि कोई जरूरी नहीं जो गद्यांश ये दिया गया है यही आएगा, इससे कोई मतलब है नहीं। यह तो एक प्रारूप है, एक मॉडल है। मेरी बात समझिए, उसमें आपको जब कोई गद्यांश दी जाएगी तो उस गद्यांश के घटनाक्रम पर 2-3 क्वेश्चन से अधिक नहीं पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन से अधिक नहीं पूछे जाते। आप गद्यांश प्रीवियस पेपर उठा करके देख लीजिए, गद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं तो 3 क्वेश्चन से अधिक नहीं पूछे जाएंगे, और सब क्वेश्चन व्याकरण से होगा। अगर 8 नंबर है तो आप अनुमान कर लीजिए कि 3 ठे क्वेश्चन इस घटनाक्रम पर दिया जाएगा, और कम से कम 5 क्वेश्चन आपको जो है व्याकरण से होंगे। बात समझ रहे हैं? तो घटनाक्रम के प्रश्न को जानने के लिए बहुत ही साधारणीकरण है कि आप जान सकते हैं। जैसे इसमें अब आपको दिया गया ये घटनाक्रम दे दिया गया। सुनिए, अब हम वैसे ही बता देते हैं घटनाक्रम क्या है। कि एक कौवा रहता है, ठीक है, वह क्या करता है वह एक रोटी खा करके निर्भीक अवस्था में खा रहा था। उसके बाद वह बहुत निमग्न था, तो उसमें एक कुत्ता आता है और वह क्या करता, उसको भी रोटी की ज़रूरत है, तो वह उसकी झूठी प्रशंसा कर देता है कि तुम्हारी चोंच सोने की है, तुम बहुत अच्छे हो। तो इसी में उसका क्या होता है, प्रशंसा से क्या होता है, अति आनंदित होता है, बोलता है, उसकी रोटी क्या होती है, गिर जाती है, कुत्ता खा लेता है। बात समझे? तो आपको एक घटनाक्रम आपको दे दिया गया। अब आप इसमें देखेंगे कि इस घटनाक्रम में आप स्वयं अनुमान करिए कि इस घटनाक्रम में आप देख लीजिए, पूछा गया प्रश्न का उत्तर आप कैसे करेंगे। क शाखाया काक अतिष्ठत, अतिष्ठ माने बैठा था, क से माने किसकी शाखा पर का कौवा बैठा, शाखा माने डाली या वृक्ष, शाखायाम। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, आप शाखायाम कहाँ लिखा गया है, शाखायाम आप देखिए। आप क्या करोगे, प्रश्न में के शब्द को देखिएगा, आप प्रश्न के शब्द को देखिए, शाखायाम काक लिखा गया। तो आप क्या करेंगी, वहाँ शाखायाम, यहाँ अब इसी जहाँ शाखायाम लिखा गया है वह पूरी लाइनिंग आप पढ़ेंगी, बस इतने में ही आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ गई? तो आपको दिया गया, तो दिया गया है एकस्य अश्वत्थ वृक्ष शाखायाम एक काक स्वच्छ चंचिका में कह रोटिका, चंचिका माने चोंच होता है, रोटिका गृहत्वा निसज्जे निर्भीकम च अतिष्ठत, अपने चोंच में लेकर के निर्भीक होकर के क्या था, बैठा था। अकस्मात देव, अकस्मात ही, ठीक है, तत्र कह माने वहां एक, तत्र एक ही माने होता है वहां एक, कुकुरह भी आगच्छत आया, काकस्य चचु मध्य एकाम रोटी, काक के चोच के मध्य में एक रोटिका को दृष्टवा माने देखकर। हमने बताया था दृष्टवा में कौन प्रत्यय, दृष्टवा में कौन प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय। ये पूछा जाता है बार बार, आप शब्द से पूछा जाएगा। बात समझ लें, दृष्टवा का विलोम क्या होगा, सुनकर,
शृणोति, ऐसे ही शब्द उठा करके पूछ दिया, देखना और सुनना। सह तस्या प्रात्यार्थ विहलो भवति, वह क्या हो गया, अत्यंत विह्वल हो गया, आनंदित हो गया। अब इसके बाद दिया गया किंचित माने कोई, किंचित माने कोई, विचार कुछ, किंचित माने कुछ विचार किया, तेन काक से प्रशंसा कर्तुम आरब्ध, आरब्ध माने आरंभ किया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ विचार करने के बाद सोचा कि अब ये रोटी मुझे कैसे मिलेगी। तो इसके बाद क्या हुआ, तेन माने उसने, काक से प्रशंसा कर्तुम आरब्ध माने उसकी प्रशंसा करना आरंभ कर दिया। ओ काक, हे काक, आद्या अहम पश्यामी, आज ही मैंने देखा हूँ, यदि आप ब्राह्मण अद्भुत श्रेष्ठ ऋषि, माने आप ब्राह्मण अद्भुत की तरह हैं। अच्छा, तव सर्व शरीरव अत्यंतम सुंदरम अस्ति, और आपका क्या है, आपका शरीर अत्यंत सुंदर है, दूरदर्शी है, दे दीप्यमान है। चक्षु शोभा पर कियन मास्ति, आपके चक्षु नेत्रों की शोभा के किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है। या परम कमनीय अस्ति, ना अस्ति, कोई दूसरे की नहीं है। पादौ अपि, आपके पैर शक्ति संपन्न हैं, अत्यंत दृढ़ हैं, शोभते हैं, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तो ध्वनि माधुर्यम, आपका ध्वनि माधुर्य, कौवा कितना मधुर बोलता है, कोयल से भी अधिक नहीं बोलता है। तव ध्वनि माधुर्यम सर्वविदितम एवं अस्ति, तुम्हारी ध्वनि या आवाज संसार में सर्वविदित है। अब ये सुन लिया। अद्यम, आज, मम अहो भाग्यम, अद्य माने क्या होता है, आज, मम माना मेरा, अहो भाग्य, मेरा सौभाग्य है, अहो भाग्य का मतलब सौभाग्य है। यत, जबकि प्रातः काल एवं भवतो दर्शनम सुलभम अस्ति, कि आपका दर्शन प्रातः काल सुलभ हो गया। किंतु अद्य, किंतु आज, तो माने तुम्हारे मौनस्य किम कारणम अस्ति, लेकिन फिर भी आज आपके मौन होने का कारण क्या है, माने चुप रहने का कारण क्या है। दिया गया कथम, तो आपको इतने अर्थ जानने की जरूरत नहीं है। बात समझी कि नहीं समझी, मेरी बात समझ रहे हैं ना। वहाँ आपको इतने विश्लेषण की जरूरत नहीं है, वो तो हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। अच्छा, कथम न भवानम एकम मधुरम गीतम गायती, आप एक मधुर गीत गाइए। देखो, अत्र सर्वे भवतो गानम श्रोतुम उत्सुकता संति, और आपको सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। कृपया शीघ्रमेवं एकम नूतम गानम गायत भवान, माने आप जल्दी ही एक गाना गाइए। प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के जब कौवे ने गाना आरंभ किया, तब उसकी रोटी क्या हो गई, भूमि पर गिर गई। पतितः माने गिरना। तत्क्षणेव कुकुरस्ताम गृहीत्वा पालयत्या, तय उसी क्षण कुकुर ने क्या किया, उसको ग्रहण करके पलायन कर गया। पालयित्वा माने पलायन पर गया, दूर भाग गया। अच्छा, को काको यत्रापि पश्यति, का क्या है, इधर उधर देखता रहा। काक अब क्या किया, रोटी गिर गई, कुत्ता लेकर के भाग गया, और काक अब इधर उधर घूमने लगा कि कहाँ गया, मेरी रोटी कहाँ गिरी। सर्वे खगातस्य परिहासम, परिहास माने हंसी, सारे क्या थे, पक्षी क्या करिए, हंसने लगे। स्व मिथ्यायाम प्रशंसा श्रुतो अपि व्यर्थम आत्मा गौरतम मनते, माने आपको इससे क्या शिक्षा देती है कि झूठी प्रशंसा, मिथ्या माने झूठी प्रशंसा पर व्यक्ति को गौरवान्वित नहीं होना चाहिए। तस्य ईदृशीम एवं परिणामो भवति, उसका क्या परिणाम होता है जो आपने देखा। अब आप देखिए मेरी बात, मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन इसमें से आता है, इसमें बहुत बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है और न लेक्चरर बनने की ज़रूरत है, केवल हमारे प्रश्न के उत्तर कैसे मिलेंगे। देखिए मेरी दृष्टि यह होती है। तो आपने देखा, जब आप क्या करोगे, सुनिए, आप कुछ भी नहीं करेंगे,
आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इस प्रश्न के शब्द कहाँ गद्यांश में हैं, उसी के लाइन से इसके प्रश्न क्या करेंगे, उत्तर आपको मिल जाएंगे। इतने समझने की ही जरूरत। किम दृष्ट्वा कुकुरम विहुला भवति, क्या देख करके कुकुर विह्वल हो गया, बताइए। रोटी, अब दिखा दें वहां तो दिया गया। अच्छा, चंचावतो रोटिका कुत्र पतत्या, कहाँ गिरी, भूमि पर। कहाँ गिरी, भूमि पर। अब जहां नहीं, सुनो, कुछ भी नहीं आता हो, अब मान लीजिए भूमि नहीं आपको मालूम है, मेरी बात समझिए, मैं आपको ठीक बता रहा हूं। अगर आपको भूमि नहीं मालूम है, ये दिया गया है। हाँ, अब पतितः, अब सुनिए, अब आपको पतितः प्रश्न में मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे। अरे अतः भी तो करेंगे, अभी सुनाने दीजिए। भूमौ पतितः, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, अब आप क्वेश्चन खोजेंगी कि हमारे प्रश्न का शब्द कहाँ पर है, तो क्या है, पतितः जो कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया, तो हम जान जाएंगे कि हमारा उत्तर यहीं कहीं छिपा हुआ है। इसी में से हम क्या करें, प्रश्न का उत्तर ढूंढें। थोड़ा दिमाग लगाएंगी तो कुछ शब्दों की आपको जानकारी हो गई है, तो उसके आधार पर आप इसका उत्तर खोज लेंगे। अच्छा, अब ये तरीका बताएगा, उत्तर बताना होता तो तक कितना खत्म हो गया होता। अब समझ गए। अच्छा, रोटिका कुत्र पतितः, तो क्या किया, भूमौ प्रतितः, क्या दिया गया। अब आप क्या देखिए, यहाँ क्या दिया गया, पहला सही हो गया। यहाँ क्यों विह्वल हो गया, रोटिका को देखकर। कहाँ गिरा, भूमि पर। कह काका से प्रशंसा, कुकुर प्रशंसा। अब बताइए, ये 3-4 नंबर आपको दिए जाएंगे, मैंने कहा 3-4 नंबर अधिक से अधिक आते हैं। अच्छा, अच्छा, पक्षी, अब आप देखिए, अब ये सब आएगा। पक्षिण इति अर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा, पक्षी का समानार्थी अर्थ क्या होगा, खगा। क्या होगा, खगा। अस्मिन अनुच्छेदे चक्षुषो इति पदे का विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। हा? किसका, इसका 125 का। तो आप देखिए, मृगा माने मृग, मृगा हमारे क्या होता है, मृग या हिरण। हिरण, भूचरा माने जो पृथ्वी पर, भूचरा पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी, पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी को भूचरा कहते हैं। पशवः माने पशु, खगा माने क्या होता है, पक्षी। समझ गए। आगे दिया गया, अब इसमें हमने आपको बताया कि चक्षु शब्द नेत्र है, शब्द रूप है, इसके थोड़ा रूप आप याद करेंगे। अच्छा, आरब्ध, आप दिया गया है, आरब्ध इति पदे प्रयुक्तम क्रीदंत प्रत्यय क्या होगा। आप सुनो, नहीं कुछ आता है, अक्त्वा में त्वा होता है, मेरी बात समझिए, अक्त्वा में त्वा होता है कि नहीं होता है, तो इतना आप जानती हैं, तो इस शब्द के अनुसार ये नहीं सही है। अच्छा, सानच में प्रत्यय हमने बताया था, मान होता है कि नहीं, तो आप क्या है, अक्त प्रत्यय, क्या हो गया, अक्त प्रत्यय, हमने बताया था, लिखाया था आपको। समझ गए कि आप जब 2-4 प्रत्यय के या जानेंगी रूप, तभी ना उसमें से कंफर्म कर पाएंगी कि इसमें से कौन अक्त प्रत्यय है। अच्छा, यहाँ बात यह है कि ब और ध दे दिया है, इसलिए आपको दिक्कतें होंगी।
अच्छा, अब दिया गया है पश्य इति क्रियापदे लकार। पश्य माने क्या होता, देखो। तो आप देखिए, आपको मैंने बताया था पश्यति पश्यतः पश्यन्तु, पश्य पश्यम पश्यत, पश्य पश्यम पश्यत, पश्यान पश्याव पश्याम। तो ये लोट लकार में रूप चलता है कि नहीं, बताया गया है कि नहीं बताया गया है। तो आप उसी के आधार पर क्या करेंगे, लकार को जानने की कोशिश करेंगे। अब समझ गए, बात समझ में आ गई। तो जो लोग रेगुलर क्लास संस्कृत का अटेंड किए हैं उनको निश्चित ही समझ में आ जाएगा, और जो लोग नहीं किए हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती, सीधी सी बात है। क्योंकि हमने प्रत्यय बताया था कि कैसे कैसे आप प्रत्यय को केवल टिक से पहचानिए और कुछ मत करिए। अब इसमें एक गद्यांश और दे दिया गया। तो आप इसके बहुत अर्थ को जानने की कोशिश न करिए, ठीक है। पूर्व कश्चन राजा आसित, पहले क्वेश्चन माने कोई, क्वेश्चन माने कोई, ये शब्द का अर्थ और थोड़ा जाना करिए। राजा आसित, कदाचित कभी वह सब तीव्र ज्वरेण पीड़ित अविदत, कभी तीव्र ज्वर से बुखार से पीड़ित हो गया। अब पूछा गया अभवत में कौन लकार, लंग लकार। अच्छा, तीव्रेण में कौन विभक्ति, बोलिए, अरे आप लोग बोलते जाइए। तीव्रेण में कौन विभक्ति, ल और न आ जाता है तो जैसे बालकेन तृतीया विभक्ति। भाई कुछ भी तो पूछ सकता है। हम केवल लकीर का फकीर नहीं बनाना आपको चाहते हैं, लकीर के फकीर से परीक्षाएं नहीं निकलेंगी। अच्छा, समर्थ राजवैद्य आगत्य राजा परीक्षण कृतवंत। एक समर्थ जिसको जानकारी थी, झोला छाप नहीं, समर्थ वैद्यराज आकर के उनके का परीक्षण कृतवंत माने किया। कृतवंत माने क्या हुआ, किया। तो कृतवंत में कौन धातु, कौन धातु, क्री धातु। अरे भाई कृत धातु नहीं, क्री धातु। करोति कुरतः कुर्वन्ति, बात समझ गए। आप एक ही साथ सब जानने की कोशिश, ये गद्यांश गलत नहीं है। दिक्कत यह है कि इसमें आप जानने की कोशिश करिए। ये तो बना बनाया प्रश्न है, उसको तैयार भी करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलाकर आप पढ़ रहे हैं तो कर लेते हैं। हम तो आउटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो चीज़ें पूछी जाएंगी, उसको करना है तो अभी टिक कर देंगे, उसमें कोई बहुत दिक्कतें नहीं हैं। तो ऐसा जानने की कोशिश करिए कि हमसे धातुएं पूछ सकता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, कर्णीयम इति सूचितवंत, कर्णीयम में कौन लकार होगा, कर्णीयम, यम आया, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, उत्तम पुरुष होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए, रागी सेवका नाम द्वारा श्रीगंध, श्रीगंध का मतलब काष्ठ खंडान अनातिवती, श्रीगंध का मतलब चंदन, क्या, चंदन। कोई सेविका हस्ते मृणमानम बलयान, बलयान माने मिट्टी, वलय माने क्या होती, मिट्टी। मृणमय माने होता है यहाँ मिट्टी का, वलय माने लेप किया, क्या किया, मिट्टी का लेप किया। अतः पेषण समय वलया नाम शब्द भवती अस्म, तत्राज्ञा पीड़ा भवती अस्म। राजा यद्यपि नेत्रे निमील्य सैतवान आसीत, माने निमिल्य का मतलब होता है गिर जाना, फिर भी रागी तस् मुख से दर्शनात एवं पीड़ा अनुभूत ज्ञाति। राजा का नेत्र क्या था, निमिल्य माने झुका हुआ था। तो अगर आदमी स्वस्थ है तो नेत्र और शरीर क्या होंगे, देखने से मालूम होंगे कि स्वस्थ हैं। तो रानी ने क्या किया, जब उनके मुख के दर्शन किया, मुख को देखा, तब उसे मालूम हुआ कि अभी भी राजा को पीड़ा हो रही है। अतः सा सेविका सुचितवती सर्वासाम हस्ते एकम वलय बहतु, सभी सेविकाएं क्या करें, उस मिट्टी का लेप करना शुरू कर दें। अन्यान वलयान अपंतु सर्वा इति कृतत्व तत्पेषण कार्यम अनवृतम
किंतु बलया नाम शब्द अस्तगत्य भवति। आगे दिया गया ये क्या है? अच्छा, एतत् श्रुतोतः राज्ञा मनसा एक नूतनम तमम स्फूर्ति। यही सुन करके राजा के मन में एक नया संचार उत्पन्न हो गया। यदि अधिक संख्यायाम पदार्था भवन्ति घर्षणम उत्पद्यते। यदि अधिक संख्या में पदार्थों का घर्षण किया जाता है, ठीक है, मिला करके घर्षण किया जाता है, तो पदार्थ संग्रह से निग्रह क्रियते तय शांति प्राप्तते। तो क्या होता है? शांति प्राप्त होती है। तो जैसे आप देखती हैं आयुर्वेदिक दवाएं जब बनती हैं, वैद्यराज का मतलब क्या? आयुर्वेदिक दवाएं, तमाम पदार्थ मिला करके घर्षण किया जाता है। एक एक बूटी है 800 रुपये, 1,000 में इतना बड़ा स्वर्ण भस्म आता है, खा लीजिए तो क्या है, जवान हो जाएंगे। लेकिन यह है कि बहुत महंगा मिलता है। तो उसमें दिया गया है इत एतस्मात् तत्वा प्रभावितः राजा ज्वर मुक्ति अनंतर भोग साधनादीनम न्यूनम कर्णम प्रजाहितम कार्यम। अब इसी के बाद क्या हुआ? वह ज्वर से मुक्त हो गया और अन्य माने प्रजा के भलाई में लग गए। अब दिया गया है तीव्र, अब देखिए, अब ये पूछा गया तीव्र जरेण कह पीड़िता अभिवत राजा। अब इसमें हम क्या बताएंगे आपको, बताइए। क्या लिखा गया? राजा, एक मिनट थोड़ा और ऊपर कर लें। राजा, तो इस समय सुन लीजिए, इस समय पीक आवर है। इस समय आप क्या करिए, एकदम जान लीजिए 12 घंटा 14 घंटा पढ़िए, ठीक है। 10 दिन की बात है, 10 दिन में, हाँ और क्या, 10 दिन में क्या गल नहीं जाएंगी, ठीक है। तापस, तापसनार्थ कस्य लेपनम। तापस माने ज्वर, तापस माने ज्वर। कस्य लेपनम करणीयम, किसका लेप किया गया? श्रीगंधस्य। पलया कथम विधम आसना, क्या है? मृण्मया। सर्वासाम इति पदे कौन सी विभक्ति? सर्वेसाम, बताइए। सर्वासाम इति पदे का विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी, ठीक है। अस्फुरंती, सर्वासाम लिखा गया है, सर्वासाम इति पदे क्या विभक्ति? षष्ठी। अस्फुरत इतस्य पर्याय, अस्फुरत का मतलब क्या होता? उद्धतम, माने फुर्ती आ गई। अस्फुरत का मतलब क्या होता है? शरीर फुर्तीला हो गया, उद्धत हो गया, अब तेजी से चलने लगा। इसके बाद दिया गया है निमिल्य इति। निमिल्य में इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय, कौन प्रत्यय हुआ? लेप प्रत्यय। लेप में बताए थे हमने, आदाय विहाय, लास्ट में यो आता है तो कौन सा प्रत्यय हो जाता है? लेप प्रत्यय। ये सब बताया गया है, आप बताइए। अब तो धीरे धीरे जानकारी होती है। अपनयन इत क्रियापदे कौन लकार? लोट, कहें लोट लकार। अपनयतु लिखा गया है, अ लिखा गया है, आप बताइए। अपनयतु लिखा गया है, लोट लकार, क्या है? लोट लकार। अपनयंतु इत क्रियापदे, नहीं लंग लकार नहीं, अपना से दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दिया गया है विद्या शिक्षणे। मतलब देखिए लंग लकार में अ आता है, लंग लकार में क्या आता है? अ आता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ उन्होंने जो यह दिया है, लेकिन यह थोड़ा शंका लग रही है, इसको सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप। जो भी बातें हैं बहुत स्पष्ट बता देते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब आ गया आपका संस्कृत शिक्षण शास्त्र। पहला क्वेश्चन आपसे, हाँ बताइए क्या होगा? विद्यालय शिक्षणे बहुभाषावादम अस्ति। अब बताइए, विद्यालयी शिक्षण में बहुभाषावाद क्या है? क्या होगा? डी, सर्वेषां शिक्षार्थी भाषाणाम अध्ययनम, ठीक है।
137 का दिया गया है। आगे देखिए, सर्वेशाम से दिया है शिक्षागत भाषा नीति। अब बताइए, बहुभाषावाद में भाषा नीति नहीं है, ठीक है। इसके बाद अध्ययन समय शिक्षार्थी भाषाणाम उपयोग अनेक भाषाणाम अधिगमम इति 137 में दिया गया है लेखनस्य प्रक्रिया उपागम इतिश कीदृशे अस्तरा भयो। अध्यापन समय क्या है, 136 है। अध्यापन अनेक भाषाणाम अधिगमम विद्यालय शिक्षणे, विद्यालय शिक्षणे, विद्यालय की शिक्षा में जब बालक क्या करते हैं, सुनिए, उसने क्या लिखा, विद्यालय शिक्षणे। केवल अगर ये पूछा होता है बहुभाषावाद क्या है, तब उसका आंसर दूसरा हो जाता, ठीक है। उसने कहा विद्यालय शिक्षणे, विद्यालय शिक्षण में अपने आप क्या है, एक ही भाषा पढ़ेंगे। जहां आपको शंका हो रही थी मैं बता रहा हूं, सुनिए, विद्यालय शिक्षणे, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है। तो विद्यालय में बहुभाषावाद का मतलब क्या हुआ, एक ही शिक्षा में आप क्या करते हैं, तमाम विद्यार्थी अनेक अनेक भाषाओं के होते हैं, लेकिन एक ही भाषा में क्या करते हैं, शिक्षा तो आप एक ही भाषा में करते हैं ना। अब बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। वहां आपको शब्द पर ध्यान देना, केवल अगर लिखा जाता बहुभाषावाद अस्ति, समझ गए कि नहीं समझ गए, वो आपकी बात हम समझ रहे थे। 137 दिया गया है, डी दिया गया लेखन प्रक्रियास्य, तो वो भी तो हम ही तो बोल रहे हैं। अरे अध्ययन समय यहां दिया गया है डी सर्वेशाम शिक्षार्थी भाषाणाम अध्यापनम, समझ गए, सभी सर्वेशाम सभी शिक्षार्थी भाषा में अध्ययन करते हैं, सभी शिक्षार्थी, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा बहुवाद। तो इसका क्या है, डी, ये लिखा गया है आपको। अच्छा, आगे दिया गया है 137 लेखनस्य प्रक्रिया उपागम इत्यस्य कीदृशा अस्तरा भयेव, दिया गया है। देखिए, लेखन की प्रक्रिया के उपागम में यह कौन सा स्तर होना, लेखन प्रक्रिया आप जब करते हैं, सुनिए, जब आप लेखन प्रक्रिया करते हैं तो लेखन प्रक्रिया में क्या चीज होती है, आप बताइए, लेखन प्रक्रिया में क्या होता है, लेखन प्रक्रिया में क्या होता है, कौन सी चीजें होती हैं, दिया गया है, आप देखिए, रूप, सुनिए, अरे आप मेरी बात समझिए, मेरी बात आप तो समझिए तो पहले, प्रारूप लेखन क्या होता है, जरा हमको बताओ तुम लोग। प्रत्यक्ष नहीं, नोट करिए पहले, को प्रारूप लेखन नोट करिए, यही सब लिखाएंगे, आप लोगों को नहीं जानते हैं, दिक्कत हो जाती है। लिखिए प्रारूप लेखन, जब कोई कार्य हम रफ फिगर करते हैं, समझ गए, जब कोई कार्य हम रफ फिगर में कच्चे रूप में, जैसे मान लीजिए कोई लेटर लिखना है, कोई चीज लिखनी है, तो हम एक रफ फिगर कर लेते हैं, रफ फिगर करने के बाद लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रारूप निर्माण। आपको किसी को पत्र लिखना है तो पत्र लिखने में दिक्कतें होंगी, किसी अधिकारी को पत्र लिखना, पूरी बात समझिए, आप चिल्लाते हैं, उसकी वास्तविकता जानिए। प्रारूप लेखन का मतलब होता है कोई चीज अगर लिखनी है तो उसे हम कच्चे रूप में लिख लेते हैं,
माने एक रफ फिगर बना लेते हैं कि ये चीज होगी, फिर उसको हम अच्छे ढंग से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रारूप लेखन। अब बात हमारी समझ रहे हैं? दूसरा आप नोट कर लीजिए, रूप लेखनम आपको नहीं आता, नोट कर लीजिए रूप लेखनम। तो सुना करिए आप लोग। लिखिए, नोट करो, रूप लेखनम आएगा वह लेखन और भाषण का सारांश। लिखो, वह लेखन या भाषण का सारांश हो गया, जिसे शीर्षक और उपशीर्षक के रूप में, जिसे शीर्षक और उपशीर्षक के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। हो गया। जिसमें मुख्य बिंदुओं को सहायक बिंदुओं से अलग कर दिया जाता है। मुख्य बिंदुओं को सहायक बिंदु से अलग कर दिया जाता है। अब जानिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, वैसे सुन लीजिए आप कि सुनिए, जब हम यह लिखा गया रूपरेखा लेखन, जब आप कोई लेखन शुरू करती हैं, सारांश लिखती हैं, समरी लिखती हैं कि नहीं लिखती हैं? किसी चीज का कहा गया इसका सारांश लिखिए, तो सारांश लिखते समय रूपरेखा क्या मतलब, क्या है? सारांश क्या है? वहां नोट करो, सारांश। सारांश तो समझ जाएंगी ना? तो सारांश जब किसी चीज का श्रीमान जी आप लोग लिखेंगे, तो उसमें क्या है? सारांश में मुख्य बातें ही न लिखी जाती हैं, और अन्य बातें क्या होती हैं? गौण कर दी जाती हैं। तो कोई भी चीज का हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूपरेखा, रूपरेखा लेखन। समझ गई? जिसे सारांश कहते हैं। क्या कहते हैं? सारांश कहते हैं। अब जान गई? अब कहते हैं कि यह नहीं होगा, वह नहीं होगा, पहले उसको समझिए। संपादन, संपादन होता है न, जैसे कोई कविता है, कोई चीज है, वह जब पूरा अंतिम में दौर में हो जाती है तो उसे निकाला जाता है। जैसे पेपर में संपादन होता है ना, आप कोई समाचार देते हैं तो उसका संपादन करता है कि नहीं करता है प्रेस वाला? तब जाके उसे छोटा करके उसे क्या करता है? निकालता है, उसे कहते हैं संपादन। अंतिम प्रारूप लेखन, तो वही कच्चे को जब आप क्या करती हैं? फेयर कर देती हैं, सो उसे क्या कहते हैं? अंतिम प्रारूप लेखन। तो दिया गया है लेखन प्रक्रिया में उपागम क्या है, माने लेखन प्रक्रिया के उपागम क्या है? समझ गए? क्या क्या चीजें होती हैं? कोई भी हम लेखन शुरू करते हैं तो पहले हम रूपरेखा लेखन, फिर प्रारूप निर्माण, संपादन और अंतिम प्रारूप लेखन। अब जान गए? सी सही है, सी सही है। आगे देखिए, ये चीजें आपको इसीलिए हम विश्लेषण करा दे रहे हैं। बोधगम्य प्रविष्टि तस्य आशय रोज पढ़ी हैं, माने अपने स्तर से अधिक जानना। आप जिस स्तर में हैं उससे अगर अधिक जानती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बोधगम्य प्रविष्टि। आप कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं, 5 तक तो भी जानती हैं, अगर उसके उच्च स्तर में भी जानती हैं तभी उसे कहा जाएगा आपके अंदर बोधगम्य प्रविष्टि है। समझ गई? तो आप देख लीजिए, संस्कृत में वो लिखा होगा। देखिए, ये कहाँ दिया? हाँ,
अब आप इसमें कौन सा होगा जरा बताओ। मान लो संस्कृत में लिखा है तो कैसे पकड़ेंगे? इतना तो आप जान गए कि उच्च स्तर की जानकारी हमें होनी चाहिए। कैसे आप जाने? उच्च को कौन व्यक्त कर रहा है? उच्च शब्द को कौन व्यक्त कर रहा है? ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वाम माने क्या होता है? ऊपर में, अंदाजा में रटिए मत। ऊर्ध्वाम माने होता है ऊपर। ऊर्ध्व रेखाएं बोली जाती हैं, ऊर्ध्वाम लिखा गया है माने उच्च, आगे का। हाँ, आप जान लीजिएगा। अर्थ पूर्णतया मौखिक भाषायाम लिखतम, बस आपको दिया गया ऊर्ध्वाम से उसका अर्थ निकल गया। वो आप रटी हैं, हमको रटने से नहीं मतलब है। हमको आप इसकी हिंदी से कैसे समझ पाएंगी ना, दिक्कतें तो यह है। मान लीजिए एक को पढ़ करके गई हैं, दूसरा मान लीजिए आएगा तो उसका ही ट्रांसलेट कैसे करेंगी? आ? तो ठीक है, तो आपको अर्थ बताना चाहिए कि कौन शब्द उसको व्यक्त कर रहा है। आपको संस्कृत पढ़ाया गया लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बता पाए कि कौन शब्द विश्लेषित कर रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसका पहला होगा यही, ये शिक्षार्थी प्रभुत्व स्तरानम, प्रभुत्व स्तरात किंचित ऊर्ध्वाम अर्थपूर्णतया मौखिक भाषायाम लिखता भाषायाम च अवसरम प्रदानम, यहाँ दिया गया है, ये लिखा गया है। आप देखिए इसमें से शिक्षार्थियम ज्ञान अस्त्रा अनुकूलम, शिक्षार्थी ज्ञान के स्तर के अनुकूल जानता है तब तो नहीं होगा बोधगम है ना। अगर शिक्षार्थी ज्ञान के स्तर के अनुकूल ही जानता है तो बोधगम्य नहीं कहा जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद कौन सा है जी? ये अच्छा सुनिए। खष्ट कक्षायाम शिक्षक शब्द ज्ञानम कारयितुम, संभाषण गतिविधि कृते चर्चा कारयितुम, कक्षायाम बहुत वस्तुनि आनयति, भाषाध्यापन संदर्भे तानि वस्तुनि किम नामना ज्ञायन्ते। क्या होगा? रियली माने क्या होता है? रियली माने क्या होता है? यह रियली तो अंग्रेजी लिखा गया। हाँ, बेतु वास्तविक, रियली माने होता है वास्तविक। रियली माने क्या होता है? वास्तविक। समझ गए क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक वस्तुनि, वास्तविक। ये दिया गया है, वास्तविक वस्तु को वह दिखाना चाहती है। ग्रहण शब्द ज्ञानम लिखा गया है, ये कहां से हो गया ऐसा? ग्रहण शब्द ज्ञानम कान शब्दानाम समावेशित, ग्रहण का अर्थ क्या होगा? आ? ग्रहण का अर्थ क्या होगा? ये ग्रहण ग्रहण शब्द दिया गया, ग्रहण बताइए। तो आप बताइए, ग्रहण नोट करिए, ग्रहण शब्द का नोट करो, पहले लिखिए। सुने तथा पाठ में आए शब्दों को, सुने तथा पाठ में आए शब्दों के, सुने तथा पाठ में आए शब्दों के जानने मात्र से ही अधिक से अधिक शब्दों के ग्रहण, अधिक से अधिक शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती हो।
हाँ, अधिक से अधिक शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती हो। अब समझ गए उसे क्या कहते हैं, ग्रहण। माने आपने केवल श्रवण किया, पाठ में आए हुए शब्द को जाना, इतने श्रवण मात्र से ही क्या है, अन्य शब्दों को आप क्या करती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, जान लेती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो कहाँ लिखा है? श्रवण मात्रेण। क्या लिखा गया है? श्रवण मात्रेण। श्रवण मात्रेण, पाठ मात्रेण, व अभिज्ञानम, अभिज्ञातानम माने जानना, शब्दानम। अब समझ गए? 141 में देखिए, श्रीनगरे कश्चित भाषा मलयालम तृतीय भाषा रूपण बद्यते। श्रीनगर में कोई छात्रा मलयालम भाषा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ रही है। कक्षायाम परस्पर संपर्क भाषा एकस्मिन एना भाषा भाषतम च पठतम शक्नोति, और एक अन्य भाषा को बोलने में वह समर्थ हो जाती है। तो एतम किम कथ्यते, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अधिगम। उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अधिगम। अब वहां भाषा वृद्धि नहीं कहेंगे, भाषा सीख रही है। अच्छा, भाषा अधिगम में टिक कर देने चाहिए। छात्र लेखनस्य बहुस्तरभ्य गच्छन्ति लेखनम प्रति आधार। बहुस्तर, छात्र लेखन के बहुत से स्तर जानते हैं, तो क्या होगा? अरे जब बहुत स्तर है तो अन्य तमाम तरह की प्रक्रिया, लेखन की जितनी प्रक्रियाएं हैं, सुनिए मैम, श्रुत लेखन, श्रुत लेखन, अनुश्रुत लेखन पढ़ाया गया है ना। तो लेखन के जितनी प्रक्रियाएं हैं, जितने प्रकार होते हैं, वह क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रक्रिया। क्या कहेंगे? लेखन की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रिया माने प्रकार। उत्पादन अवधारणा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? छात्रा लेखनस्य बहुभ्य माने बहुत से, स्तरेभ्य माने प्रकार, गच्छन्ति लेखनस्य प्रति ऐसा अवधारणा किम कथ्यते, लेखन के प्रति यह अवधारणा को हम क्या कहेंगे? अवधारणा माने अब यहाँ कथन, तो प्रक्रिया। लेखन की जितनी वह प्रक्रिया है, वह क्या है? बहुस्तरेभ्य, बहुत से स्तर को जानती है। तो हम क्या कहेंगे कि वह लेखन की हर प्रक्रियाएं जानती हैं। अब समझ में बात आ रही है? यह उत्पादन अवधारणा है, यह यहाँ उत्पादन से नहीं है, बहुस्तरेभ्य है। हो गया। इसके बाद दिया गया, काव्य अध्ययन अध्यापन से मुख्य प्रयोजनम अस्ति। काव्य के अध्ययन और अध्यापन, कविताएं या श्लोक क्यों पढ़ाए जाते हैं? सुनिए जरा, आप लोग बात ना करिए, बाद में डिस्कशन करिएगा। काव्य के प्रयोजन क्या है? वैसे तो काव्य के प्रयोजन है स्वांत सुखाय, अपने को सुख मिले, दूसरे का कल्याण हो, ये काव्य के प्रयोजन है। लेकिन यहाँ दिया गया है विकल्प जो दिया जाएगा, काव्य के प्रयोजन, काव्य के उद्देश्य, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमको यहाँ जो दिया जाता है क्या है? रसास्वादन, मूल्यांकन, काव्य लेखन, भाषा शिक्षण, शब्द संग्रह, व्याकरण से ज्ञानम। रसास्वादन, आनंद की अनुभूति क्या होती है? कविता क्या होती है? हाँ, हजारी। सुनिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है
कि कवि का कविता का मतलब होता है मनोरंजन है, कवि का कर्म होना चाहिए। तो दिया गया मनोरंजन या आनंद, यह दिया गया है। अब देखें, प्रमाणिक पाठ्यम। अब आप देखिए प्रमाणिक पाठ्य क्या है भाई। प्रमाणिक पाठ्य नोट करिए आप। अब सुनिए, प्रमाणिक पाठ को ही नोट करिए, मौलिक पाठ भी कहते हैं। मौलिक पाठ नोट करो, मौलिक पाठ। आपको कुछ नहीं है, केवल देखिए मैम, शब्द की जानकारी करा दी जाए तो इतना आप लोग प्रबुद्ध हो गए हैं कि कर लेंगे। दिक्कत यह है कि आपको शब्द की जैसे जानकारी नहीं हो पाई, समावेशी शिक्षा संज्ञानात्मक है, संकलनात्मक क्या है, संप्रेषणात्मक क्या है, इसकी सही जानकारी नहीं हुई। अब इसलिए उसमें क्या करती हैं आप, ईस्ट बट उधर करने की कोशिश करती हैं। हमको जब आपको ज्ञान हो गया कि प्रमाणिक पाठ या मौलिक पाठ क्या होते हैं, प्रमाणिक पाठ भी वही होते हैं, मौलिक पाठ भी वही होते हैं। अर्थ लिख लीजिए, पाठ्यक्रम के द्वारा, नोट करिए, पाठ्यक्रम के द्वारा केवल विषय का ज्ञान न प्राप्त करके हो गया, वर्तमान और भविष्य की समस्याओं से अवगत कराना। वर्तमान और भविष्य की समस्याओं से अवगत कराना, इसे हम मौलिक पाठ कहते हैं या प्रमाणिक पाठ कहते हैं। वर्तमान और भविष्य की समस्याओं से भी अवगत कराना। तो देखिए, हम लोग जब पढ़ाने जाते तो निर्देश होता था कि आप केवल पाठ्यक्रम से चिपके नहीं रहेंगे। आप कोई पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं तो केवल जो उस पाठ में लिखा गया है केवल उसी को नहीं पढ़ाना है। वहाँ रीडिंग होती थी, पढ़ाते समय रीडिंग हो जाती थी कि आप केवल वही जो बच्चों को दे दिया गया कहानी, उतने बातें बता दिए, उसका प्रश्न उत्तर लिखा दिए, ये कोई तरीका नहीं है। बात समझी कि नहीं समझी? किसका? अच्छा, आगे देखिए। अब आप देखिए मैम, यहाँ पहले अभी तो क्या लिखी हैं, तत् 144 में नोट करिए पी। मौलिक पाठ्य पूर्णतः परिवर्तित और संशोधित होता है। परिवर्तित और संशोधित नहीं, ये दिया गया है मौलिक पाठ, तत्पाठ कथनम पाठ लेख ही लिखतम नहीं। तत् माने यह पाठ या कथन केवल पाठ्य पुस्तक लेखकों द्वारा लिखित होता है। यह क्या होता, उसे मौलिक पाठ या प्रमाणिक पाठ नहीं कहेंगे। जो आप पाठ्य पुस्तक में पाठ दिया गया है और उसे आप उसी पाठ को पढ़ाएंगी, लेखक द्वारा लिखे हुए पाठ को हम मौलिक पाठ या प्रमाणिक पाठ्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां जोड़ दिया मौलिक पाठ और प्रमाणिक पाठ। तो यहां क्या कहेंगे, यहां दिया गया है मौलिक पाठ पूर्णतः परिवर्तित और संशोधित होता है। उसको क्या करता है, टीचर को संशोधन करना पड़ता है कि इसमें हम क्या क्या चीजें और पढ़ाएंगे। बात समझ गए? इसमें क्या हम, कहने का मतलब एक्स्ट्रा जोड़ दें, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब पाठ, और क्योंकि पाठ पर ही निर्भर है शिक्षण, तो इसे क्या होता है, मौलिक पाठ पूर्णतः परिवर्तित और संशोधित होता है।
अब आप देखिए, पूर्णतया परिवर्तित और संशोधित। मान लीजिए हमने सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये आप बहुत बात करती हो जी, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? जब से मैं बैठा हूं उसको 4-5 बार तुम तो संकेत कर चुकी। तो दिया गया, आपको दिया गया कि परिवर्तित और संशोधित। मान लीजिए मैंने नहीं लिखाया, अब वही चीज मैंने लिखाया हूं ना कि भविष्य और भूत से भी संबंध। तो आपको समझना है कि परिवर्तित और संशोधित क्या है। तो परिवर्तित और संशोधित क्या आएगा, भविष्य और भूत के बाद में के बारे में नहीं आएगा। ये चीज आपको समझनी है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो शब्द लिखा है वही शब्द रहेगा, उससे रिलेटेड शब्द आपके सामने डाल सकता है वह। अब आप देखिए, मूल अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, लिखा गया मूल अंतर वैयक्तिक संकोषण है। तो क्या है आप बताइए? तात्कालिक, अत्रयी, अधुनैव, अत्रैव और अधुनैव। अब आप नोट करिए, नोट करिए आप, मूल और अंतिक लिखिए इसका, मूल और अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। मूल और अंतर वैयक्तिक संप्रेषण तात्कालिक रूपों में होता है। हो गया, लिखिए आप, नोट करिए। दूसरों के संस्कृति के प्रति सम्मान, दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान तात्कालिक रूपों में होता है। फिर आप लिखिए, अरे तो एक एक करके नहीं बोलेंगे मैम। प्लस तात्कालिक रूपों में होता, दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान, नोट की, अभिरुचि की भावना, है किस चीज का? ये तो अभी चला संस्कृत का। अब सुनिए, अंतर लिखा गया है मूल अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या होता है? मूल अंतर वैयक्तिक, व्यक्तिगत, समझ गए? तो उसे क्या कहते हैं? ये तात्कालिक रूप में होते हैं। इसमें क्या होता है? दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान, अभिरुचि की भावना, इच्छाओं तथा भय के समझने का खुलापन, सकारात्मक भावना। इन कौशलों को वाचिक रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें? वाचन के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको ये जानना है क्या है, ये तात्कालिक रूप में होता है। ये क्या होता है? तात्कालिक रूप में। अब दिया गया है आगे, भाषा प्रयोजनस्य क्या है? भाषा का प्रयोजन, भाषा का उद्देश्य क्या है? छात्राणाम उपलब्धि मापनम, छात्रा के उपलब्धि का मापन किया जाए। तेषाम संपूर्णया सज्जिलतया च उपलब्धि मापनम, या क्या होता है? भाषा प्रयोजन का अब यहाँ अर्थ अलग है। छात्राणाम भाषा दक्षता मापनम, भाषा प्रयोजन का अर्थ क्या है? छात्रों की भाषा दक्षता का मापन। इसे हम क्या कहते हैं? भाषा प्रयोजनस्य, भाषा मूल्याजनस्य प्रयोजनम। क्या है? 146 में है, डी, डी है, डी सही है।
देखिए उससे नहीं है। आप देखिए, यहाँ आप देखिए, भाषा मूल्य जनस्य प्रयोजनम, भाषा का मूल आप देखिए, भाषा का मूल प्रयोजन क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, तो हमको बताइए उद्देश्य क्या है। मैंने लिख दिया, आखिर भाषा का, भाषा प्रयोजन का मूल, आखिर आप भाषा क्यों पढ़ते हैं, किस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या हो, भाषा में दक्षता प्राप्त करें। दक्षता मापन कि क्या बच्चे को भाषा में दक्ष या निपुण हो गए कि नहीं। जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प में क्या है, ये सही है। वैसे तो अलग अलग चीजें होती हैं। पठन क्रमे एक छात्रा कुछ कानिचिद अनुबोधानि गृहाति अर्थबोधनम सुकरम भवति एतत् किम कथ्यते। दिया गया है आपको, पठन क्रमे, सुनिए पहले, पठन क्रमे पढ़ते समय एक छात्रा कुछ अनुबोध को ग्रहण करती है, उसके बाद उसको सुकरम भवति हो गया, उसे सुकरम भवति, तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्थ संकेतानि। क्या कहेंगे, अर्थ संकेतानि। नोट करिए, और चाहिए स्पष्टीकरण लिख लीजिए। सुनिए जरा, पढ़ने के क्रम में एक छात्र स्मरण करने की कोशिश करता है जिसके में पाठ के विषय को स्मरण करने में सुगमता होती है। पढ़ने के क्रम में एक छात्र कुछ स्मरण करने की कोशिश करता है जिससे पाठ के विषय को स्मरण करने में सुगमता होती है। इस क्रिया को अर्थ संकेत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ क्रिया संकेत, अर्थ क्रिया संकेत। पढ़ते समय कुछ ग्रहण करना चाहता है तो उसे क्या कहेंगे, अर्थ संकेतानि। क्या कहेंगे, अर्थ। इसके बाद दिया गया 148, देखिए आप, जो नहीं है इतना स्पष्ट बता दिए, और पढ़कर समझ लीजिएगा कि जो सर ने बताया था तो उसमें हमको ये चीज़ समझ में आ रही है, कहीं उसमें कहीं आपको निगेटिव लग रहा है तो पुनः पूछिए, हो सकता है आपको मोड़ा जाए कि नहीं यह चीज़ ऐसे होती है। अब दिया गया, भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सह, भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के साथ भारतीय संस्कृति विविधता अन्य समावेशम कार्यम प्रदाति। अन्य क्या है, सामाजिक विज्ञान अन्य का कार्य क्या करता, देता है। प्रतिवेदन से लेखनाय तदाचरितम चित्रम निर्माते, सामाजिक विज्ञान पुस्तकाने इतिहास भूगोल संस्कृति ये सब देना चाहता है एक ही साथ। भाषा के साथ ये सारी चीज़ें से विषय से संबंधित बच्चों को दे दी गई। आप भाषा पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र संस्कृति से संबंध अन्य चीज़ें आपने उसको दिया। तो यहाँ दिया गया है, और दिया गया जी, यह तो क्या हुआ, अपाठचर्या भाषा। क्या हुआ, अपाठचर्या भाषा, तो पकड़ में आ गया। सीमित अवबोध बलेन विद्यार्थी पाठम पठतम सकोनित। सीमित अवबोध क्या होता है, नोट करिए। सीमित अवबोध लिखिए, ये वाइगोस्की का है। सीमित अवबोध वाइगोस्की का है, या सीमित अवबोधन किसका है, वाइगोस्की का है।
अब आप देखिए इसमें इसका आंसर हुआ पृष्ठाश्रयम। लिख क्या और यह क्या लिखा है? पृष्ठाश्रयम। अब आप मेरी बात समझिए, उत्तर तब समझ पाएंगे। नोट करिए आप। सीमित अवबोध का मतलब होता है, नोट करिए, यह छात्र पढ़ने में सक्षम हो, छात्र पढ़ने में सक्षम हो और दूसरे छात्र के साथ, दूसरे छात्र के साथ अपने पाठ को भली प्रकार से पढ़ने और समझाने की क्रिया में समर्थ हो। अरे आप सुनिए, ऐसे सीमित अवबोधन का मतलब होता है, सुनिए, कि हम पढ़ने में समर्थ हैं और दूसरे को समझाने में भी क्या है? समर्थ है। उसे हम क्या कहते हैं? सीमित अवबोधन। नोट कर लीजिए। अब समझ गए? यह वाइगोस्की का है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पृष्ठाश्रयम। क्या कहते हैं? पृष्ठाश्रयम। आगे देखिए। रचनावाद शिक्षण सिद्धांत रूपेण, रचनावाद शिक्षण सिद्धांत। अब आप देखिए रचना क्या मान्यते? रचनावादी सिद्धांत, रचनावाद शिक्षण सिद्धांत की रूप में मान्यता है। किसे किसे हम क्या कहते हैं? रचना शिक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? कौन ऐसी प्रक्रियाएं बालक करता है जिसे हम रचना शिक्षण सिद्धांत कहते हैं? नोट करिए, रचना शिक्षण सिद्धांत नोट करो। यह पूर्व क्रिया, नोट करिए, यह बालकों के पूर्व ज्ञान की क्रिया पर आधारित होता है। यह बालकों के पूर्व ज्ञान की क्रिया पर आधारित होता है। अब आप सुनिए, माने बालक क्या करते हैं? जो पहले ज्ञान प्राप्त किए हैं उस ज्ञान के द्वारा आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसके जनक नोट करिए स्विस थे। इसके जनक स्विस था। तो जब आप देखिए इस तरह के विश्लेषण होंगे तो अधिक सी चीजें आपको ज्ञात हो सकती। केवल पढ़ देना उसको, उससे नहीं मतलब है। अब समझ गए? हाँ, तो ऐसे करिए अब। डी क्या दिया गया? डी, बालक पूर्व ज्ञान संयोगेन शिक्षित। बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे की जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? रचनावाद शिक्षण सिद्धांत।